हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्यम, जहां पर मैं अंशुता जिंदल आज आपके लिए लेकर आई हूं आपके चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 2, जिसमें आज हम करने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, जो हमें किसने दिए थे? FW टेलर ने दिए थे। सो देखो बेटा, मैं ऑलरेडी आपको पार्ट 1 इसका करा चुकी हूँ। पार्ट 1 की वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब हम करने वाले हमारा पार्ट 2। मैं हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ। उस वीडियो में मैंने तुम्हें बोला था कि देखो, बिजनेस स्टडीज ना समझनी मुश्किल नहीं है। तुम्हारी क्लास के हर बच्चे को मैं एक बार समझाऊंगी तो समझ आ जाएगा। हिंदी में पूछूंगी, हर बच्चा बता देगा। दिक्कत आती है लिखने की, हर बच्चा लिख नहीं पाता, तो इस वजह से हर बच्चे के पेपर में नंबर आ नहीं पाते। मोस्ट ऑफ द बच्चों की यही दिक्कत आती है बिजनेस स्टडीज के साथ। तो मैंने पिछली वीडियो में भी हर एक प्रिंसिपल के साथ तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बताए थे, जिन कीवर्ड्स के बेसिस पे तुम पूरी लाइन या पूरा पैराग्राफ बना के आ सकते हो और तुम्हें नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर भी एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स में मैं तुम्हें कुछ एक कीवर्ड्स बताऊंगी बेटा, जो एज इट इज तुम पेपर में लिख के आना, जिसके अराउंड पूरा पैराग्राफ पूरी लाइन बना कर आना, और तुम्हें नंबर देने से कोई मना नहीं करेगा, नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के साथ। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? देखो बेटा, साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें बेटा किसने दिया था? FW टेलर ने दिया था। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट एक नई तरीके की थिंकिंग है मैनेजमेंट के बारे में, जो कि FW टेलर ने दिया था। पूरा नाम नहीं भी याद करोगे तो इट्स ओके। 1911 में इनकी एक किताब आई थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से, जिसमें इन्होंने जो है सारे के सारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स बताए थे। तो देखो बेटा, जो हमारे FW टेलर थे, इन्होंने काफी साल मैनेजमेंट में काम किया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम किया था इन्होंने। ठीक है, एंड सबसे मेनली जो इन्होंने काम किया था वो इन्होंने किया था फैक्ट्री वाली साइड पे। इन्होंने ऑफिस वाली साइड पे काम कम किया था। तो ऑफिस वाली साइड पर जो है हमें जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो दिए हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल ने हमें बताया कि तुम्हें ऑफिस में तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स को कैसे डील करना है, तुम्हें उनमें डिवीजन ऑफ वर्क करना है, डिसिप्लिन लाना है, इनिशिएटिव लाना है। तो वो उन्होंने ऑफिस वाले लोगों के लिए, ऑफिस वाले हमारे सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप्स के लिए प्रिंसिपल्स दिए थे। लेकिन FW टेलर कहते हैं मुझे ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है। ऑफिस में मेरा मतलब हुआ कि सेल्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, जो ऑफिस के कंप्यूटर वाले काम हमारे होते हैं। FW टेलर ने बोला मैं ऑफिस का नहीं, मैं फैक्ट्री के बारे में बताऊंगा कि एक फैक्ट्री में जो हमारी लेबर होती है, जो एक्चुअल में मशीनरी के ऊपर काम करती है, तुम्हें उनसे काम कैसे करवाना है, मैं उनके बारे में बेटा जी तुम्हें बताऊंगा। ये इन्होंने ऐसे बोला था कि अगर एक फैक्ट्री में एक मैनेजर है, फैक्ट्री मैनेजर है, उसको अपनी फैक्ट्री की लेबर से काम कैसे करवाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में टेलर जी ने हमें बताया है। तो पहली चीज मेरे पास आती है मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो FW टेलर कहते हैं देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या मतलब है? इट इज अ एक्ट of knowing exactly what you want, you're meant to do, and then seeing that they do it in the best and the cheapest way। कहता है तुम्हें सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा तुम अपने लोगों से, एम्प्लॉय से, लेबर से क्या करवाना चाहते हो। डिटेल में तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मेरा लेबर आ जाएगा 9 बजे, तो मैं उससे 9 बजे से लेकर के शाम के 4-5 बजे तक एग्जैक्टली ये काम कराऊंगा। तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए सबसे पहली चीज। जब तुम्हारे दिमाग में क्लियर है तभी तो तुम लेबर को बताओगे। तो तुम्हें पहले खुद को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या काम कराना है, और फिर उसको अच्छे से समझाओ, बताओ कि कैसे कैसे काम होगा, और फिर सारा दिन देखते रहो कि क्या इसने अच्छे से जो मैंने बोला वैसे वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिंपल बात है, ये है मेरा साइंटिफिक मैनेजमेंट कि पहले देखो एग्जैक्टली क्या काम तुम्हें कराना है, और फिर देखो कि सबसे बेस्ट और सबसे सस्ते तरीके में तुम्हारे लेबर तुम्हारा काम करके तुम्हें दे। ये FW टेलर ने बोला है। फीचर्स के साइंटिफिक मैनेजमेंट के सबसे पहली चीज है सिस्टमेटिक अप्रोच है। बहुत सिस्टमेटिकली बनाई गई अप्रोच है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर टेलर जी ने बनाई है, एक्सपेरिमेंट करके बहुत ज्यादा, ठीक है, सोच समझ के बनाई गई चीज है, हवा में करने वाली बातें नहीं है, सिस्टम एंड प्रोसेसेस के साथ चलने वाली चीज है। कंप्लीट मेंटल चेंज लाने के बारे में बात करते हैं कि तुम्हारे जो मैनेजर है, तुम्हारे जो सबॉर्डिनेट है, उनके दिमाग में पूरा चेंज आना चाहिए। लेबर हमेशा सोचती रहेगी मुझे मेरा पैसा चाहिए, घर जाऊं काम मत कम करूं, और फैक्ट्री में हमेशा मैनेजर यही सोचता रहेगा कि लेबर को ज्यादा काम करवाता रहूं, मैं पैसे कम देता रहूं। तो दोनों में पूरा मेंटल चेंज आना चाहिए। लेबर बोलेगी थी मुझे भी ठीक है काम करके ही पैसे कमाने, ऐसा नहीं कि काम कम करूं पैसे ज्यादा कमाऊं, नहीं। और मैनेजर भी बोलेगा कि जितना काम करा रहा हूं उतना उसके हक के अकॉर्डिंग मैं पैसे दूं। मेंटल चेंज लेकर आता है, सबकी मेंटालिटी चेंज करने के बारे में बात करते हैं टेलर साहब। डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, पुराने मैनेजमेंट के तरीकों को डस्टबिन में डाल देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। कहते हैं पुराने तरीके से मैनेजमेंट नहीं करनी, अब से मेरे तरीकों से, नए साइंटिफिक तरीकों से मैनेजमेंट होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल, कहते हैं जो रूल बने हुए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, जो फॉलो नहीं करता उन पर पेनल्टी लगाओ और रूल्स को फॉलो करवाओ। इंप्रूव द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। एफिशिएंसी हम पहले चैप्टर से बोल रहे हैं, एफिशिएंसी माने तो कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट में ज्यादा काम करवाने की बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है,
अब क्या क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? तो देखो 4 प्रिंसिपल है, जिसमें से 4 में से 3 प्रिंसिपल नॉट वाले हैं, जिनमें नॉट आता है। इस तरीके से मैंने तो याद किया हुआ है, तुम भी ऐसे याद कर लो कि टोटल 4 प्रिंसिपल्स हैं हमारे FW टेलर के, जिनमें से 3 प्रिंसिपल में नॉट आता है। ठीक है, कौन से नॉट वाले? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये 3 तो नॉट वाले हो गए। और एक मेरा क्या आएगा? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो हमें FW टेलर ने टोटल 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं। ये चारों प्रिंसिपल्स है जिनकी एक एक करके अब हम बात करेंगे, और उसके बाद 7 टेक्निक्स दी हैं जिसकी उसके बाद हम बात करेंगे। तो पहला देखो आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब है हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ तो सालों से ऐसे होता आ रहा है, हमारे माँ बाप ने भी ऐसे किया है, दादा दादी ने भी ऐसे किया है, हम भी ऐसे ही करेंगे। तो ये गलत है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे यहाँ ऐसे ही होता आ रहा है, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ये सही है। तुम्हारे यहाँ जो होता आ रहा है वो होता आ रहा है, जरूरी नहीं वो सही हो, वो गलत भी हो सकता है। तो ये कह रहा है तुम उस हिसाब से मत चलो कि भैया ऐसे ही होता आ रहा है हम ऐसे ही करेंगे। नहीं, तुम देखो, तुम उसको परखो, देखो, एक्सपेरिमेंट करो, ट्रायल्स करो और देखो क्या वो सही है। अगर वो सही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर अगर वो सही नहीं है तो वो मत करो जो होता आ रहा है, वो करो जो सही है। तो तुम परखो, देखो, ट्रायल्स करो, एक्सपेरिमेंट्स करो, बहुत सारे रिसर्च करो, हर एक चीज करके देखो और फिर डिसाइड करो कि क्या होगा। वो नहीं होगा जो होता आ रहा है, वो होगा जो सही है। और सही कैसे पता चलेगा? ऑन द बेस ऑफ ट्रायल्स, एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसी को हम बोल रहे हैं साइंस। सोच समझ के करो, देखा देखी में मत करो। रूल ऑफ थंब मीन्स रिलाइंग ऑन पर्सनल जजमेंट। ठीक है, पर्सनल जजमेंट है कि भैया ऐसे ही होता आ रहा है, हम तो ऐसे ही करेंगे फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो रूल ऑफ थंब में तो पर्सनल जजमेंट है। इसमें प्रॉब्लम होती है ट्रायल एंड एरर की। तुम बार बार करके देखते रहते हो कि ठीक है यार यही तो हो रहा है, हम भी ये करें। नहीं, ये गलत है। तो टेलर ने बोला हर जॉब को, ईच जॉब शुड बी डन बाय ओनली वन बेस्ट मेथड विच कैन बी डेवलप्ड बाय द साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस। कहते हैं तुम साइंटिफिकली स्टडी करो, एनालिसिस करो, एक्सपेरिमेंट करो, रिसर्च करो, टेस्ट करो, डेवलपमेंट देखो बहुत सारी, उसके बेसिस पे तुम्हें एक बेस्ट मेथड पक्का मिलेगा हर काम का, अगर तुम अच्छे से देखोगे, परखोगे और उसी बेस्ट मेथड से तुम काम करो। ये इसने बोला है, रूल ऑफ थंब से काम मत करो। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। कहते हैं हार्मनी होनी चाहिए भैया, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कन्फ्लिक्ट से क्या किसी का आज तक भला हुआ है? लड़ाई से भला हुआ है? नहीं हुआ। किसी भी लड़ाई को तुम देख लो, इंसान, लोग मरते हैं लड़ाई में, किसी का भला कभी नहीं होता। तो तुम लड़ाई करके क्या ही पालोगे? इससे बढ़िया है दोनों हार्मनी से रहो ना। ठीक है ना? तो ट्रू इंटरेस्ट ऑफ बोथ द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स आर द सेम, कंफ्लिक्ट विल हेल्प नन। लड़ाई किसी की मदद नहीं करेगी, और जब तुम्हारा इंटरेस्ट भी सेम ही है तो तुम लड़ क्यों रहे हो? सो देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द टू। दोनों में हार्मनी होनी चाहिए। किसके बीच में? मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज, लेबर के बीच में। मैनेजमेंट शुड शेयर द प्रॉफिट। मैनेजमेंट अपने प्रॉफिट को शेयर करे कंपनी के वर्कर्स के साथ। ठीक है। टेलर कॉल्स फॉर कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन। अब यहाँ पर ये मेंटल रेवोल्यूशन आपका मेजर कीवर्ड होना चाहिए, जिसके बार बार क्वेश्चन आता है। मेंटल रेवोल्यूशन क्या है? तो मेंटल रेवोल्यूशन हमें हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में बोला गया है कि मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज दोनों के बीच में कंप्लीट मेंटल चेंज आना चाहिए। मैनेजमेंट अपने प्रॉफिट को शेयर करे वर्कर के साथ, और जो वर्कर है वो भी मैनेजमेंट के भले के लिए काम करे, अपना अपना ना सोचे। इट मीन्स दैट मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। दोनों को अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी। कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म भी बेटा काफी हद तक सेम है। कहते हैं कि कंपटीशन नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट बोले मैं अपने हिसाब से करूंगी और मैं अपने आप को बेस्ट प्रूव करके दिखाऊंगी, लेबर बोले मैं खुद को बेस्ट प्रूव करके दिखाऊंगी। नहीं, कंपटीशन थोड़ी करना है। तुम दोनों को मिलकर अपनी कंपनी को दूसरे से बेस्ट प्रूव करना है। तुम्हें कंपनी के अंदर कंपटीशन नहीं करना है, तुम्हें कंपनी के अंदर कोऑपरेशन करनी है। सो अकॉर्डिंग टू द टेलर देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। अपने अपने बारे में मत सोचो, मैं मेरा पैसा लेके घर जाऊं, मैं मेरा पैसा लेके घर जाऊं, मुझे मेरा प्रॉफिट मिले। नहीं, कंपनी के बारे में सोचो, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो, अपना अपना नहीं सोचना है। मैनेजमेंट शुड लिसन टू द सजेशन फ्रॉम द वर्कर एंड अवार्ड देम। मैनेजमेंट भी वर्कर के सजेशन भी सुने और उनको टाइम टू टाइम अवार्ड भी दे अच्छा काम करने के लिए। एंड जो वर्कर है वो भी स्ट्राइक्स पे ना जाके के क्या करे, अनरीजनेबल डिमांड्स ना करे और अच्छे से काम करे। एग्जांपल इसमें बेस्ट हमारे पास आता है जापानीज वर्क कल्चर। तो जापानीज वर्क कल्चर बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि वहां पर लड़ाई नहीं होती कंपनी के अंदर। वहां पर कंपनी मैनेजमेंट लेबर का सोचते हैं, लेबर मैनेजमेंट का सोचते हैं, और बहुत ज्यादा कोऑपरेशन होती है। विच इज वाई जो जापानीज वर्क कल्चर है वो बहुत अच्छा है एंड बहुत ज्यादा ग्रोइंग उनकी कंपनी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। एंड लास्ट में बस फोर्थ प्रिंसिपल आता है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पर भी हमें देखो क्या बोला गया है कि जो कंपनी है वो ये ना सोचे कि मैंने
लेबर को रख लिया, लेबर से अपना काम कराया और लेबर को भेज दिया। नहीं, तुमने लेबर से अपना काम करा लिया, लेबर को तो कल को जाके औरों का काम भी करना है, तो तुम अगर लेबर को लगे हाथ एक दो और चीजें सिखा दो तो क्या होगा, लेबर का भला हो जाएगा। लेबर कल को कहीं और जाके काम करेगी तो वो और ज्यादा बेटर पैसा कमा पाएगी। तो तुम एम्प्लॉय से सिर्फ काम मत कराओ, काम के साथ साथ उनको और चीजों में भी ट्रेन करो ताकि उनका फ्यूचर बेटर हो सके। तो हर एक एम्प्लॉय को उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी तक उसको ग्रो करने में, डेवलप करने में मदद करो, उनको ट्रेनिंग दो। एवरी एम्प्लॉय शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। हर एम्प्लॉय को साइंटिफिकली सिलेक्ट करो, हर एम्प्लॉय को वही काम दो जो उनके फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को सूट करता हो, और फिर उनको ट्रेनिंग दो ताकि उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ सके। सबसे पहली बात कि हर एम्प्लॉय को सोच समझ के सिलेक्ट करो, जिसको फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी जिस चीज के साथ सूट करती है उसको वही काम दो। अगर मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ाती हूँ और तुम मुझे अकाउंट्स पढ़ाने को बोलो, शायद मैं पढ़ा दूंगी, बट शायद वो मेरे फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज के साथ मैच ना खाए, ठीक है ना। तो पहली चीज, तुम जिसके काम दे रहे हो उसके हिसाब का काम दो, और फिर साथ में उसको ट्रेनिंग भी दो ताकि उनकी एफिशिएंसी भी और ज्यादा इंप्रूव हो सके। तो ये हो गए हमारे बेटा जी चारों के चारों प्रिंसिपल्स, ठीक है। 3 नॉट वाले, साइंस नॉट, रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट, डिस्कॉर्ड, ठीक है, कोऑपरेशन नॉट, इंडिविजुअलिज्म, एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब इसके बाद बेटा जी हमारे पास यहाँ पर एक एमसीक्यू है जिसका आंसर तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, टाइम स्टैम्प लिखकर बताओगे, ठीक है। टाइम स्टैम्प के साथ मुझे आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में, और जो सही आंसर होगा मैं उसको कमेंट में पिन करने वाली हूँ, ठीक है। अब आती है मेरे पास बेटा ये टेक्निक्स, टोटल 7 डिफरेंट टेक्निक्स हैं हमारे पास साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जो कि हमें एफडब्ल्यू टेलर ने दिए हैं। इनको एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, इनमें से जो ये चारों टेक्निक्स है इनका नाम तो साथ में याद कर लो। 4 तरीके की तो स्टडीज है हमारे पास, ठीक है। मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, इन चारों के नाम से ही तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी 3 और टेक्निक्स हैं जिसको हम समझेंगे। पहला मेरे पास आता है फंक्शनल फोरमैनशिप। देखो, फोरमैन कौन होता है? फोरमैन हमारे होते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स, ठीक है। फोरमैन कौन होते हैं? लोअर लेवल के मैनेजर होते हैं। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजर्स, ठीक है। फंक्शनल फोरमैनशिप, फंक्शन मतलब उनके काम के बेसिस पे, फंक्शन मतलब वर्क के बेसिस पे लोअर लेवल मैनेजर्स को डिवाइड कर दो और हर लोअर लेवल मैनेजर का एक काम बना दो। देखो, ये जो प्रिंसिपल है ये हेनरी फ्योल के यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता है। हेनरी फ्योल ने यूनिटी ऑफ कमांड में बोला था एक एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए, पर इसके अंदर एफडब्ल्यू टेलर एक एम्प्लॉय के ऊपर 8 टोटल 8 सुपीरियर्स को बिठा देता है कि एक एम्प्लॉय को एक टाइम पे 8 टोटल अलग अलग सुपीरियर से ऑर्डर मिलेगा। सो दिस इज अगेंस्ट यूनिटी ऑफ कमांड। इसमें इसने क्या किया है, देखो, फोरमैन का मतलब होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो वर्क करती है लेबर को और लेबर का ध्यान रखती है, लेबर को सुपरवाइज करती है, लेबर से काम कराती है, ठीक है। टेलर ने बोला एक अकेला बंदा ना सब कुछ कर ही नहीं सकता, ना तो उसमें क्वालिटी होगी, ना उसको अकल होगी, ना उसको वर्क एक्सपीरियंस होगा, ना उसके पास टाइम होगा। एक अकेला बंदा सब कुछ कर नहीं सकता। तो डिवीजन ऑफ वर्क के बेसिस पे इसने ये प्रिंसिपल बनाया। किसके ऊपर बेसिस पे बनाया? इसने बनाया ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, जो हेनरी फ्योल ने दिया था, ठीक है। तो इसने बोला काम के बेसिस पे, फंक्शंस के बेसिस पे फोरमैन्स को, लोअर लेवल मैनेजर्स को डिवाइड कर दो और इनको 8 अलग अलग लोगों के बीच में डिवाइड कर दो, जिसमें से 4 प्लानिंग में होंगे और 4 एग्जीक्यूशन में होंगे। तो ये किसके बेसिस पे बना? डिवीजन ऑफ वर्क के बेसिस पे बना। अगेन अ कीवर्ड, ठीक है। एंड किसके अगेंस्ट गया है ये? किसके अगेंस्ट गया है ये? अगेंस्ट गया है यूनिटी ऑफ कमांड के। किसके अगेंस्ट गया है? यूनिटी ऑफ कमांड के अगेंस्ट गया। और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि किसके बेसिस पे बना है? डिवीजन ऑफ वर्क के। किसके अगेंस्ट गया? हमारे यूनिटी ऑफ कमांड के अगेंस्ट गया, क्योंकि टोटल 8 अलग अलग तुमने लोअर लेवल के लोग बिठा दिए एक सबऑर्डिनेट के ऊपर, ठीक है। तो देखो क्या है, फैक्ट्री मैनेजर है टॉप पे, फैक्ट्री मैनेजर के अंडर 4 तो प्लानिंग में है लोग और 4 प्रोडक्शन के लोग हैं। मतलब फैक्ट्री मैनेजर आप कह सकते हो एक तरीके से मिडिल लेवल हो गया, कि एक डिपार्टमेंट का मैनेजर है। ये लोअर लेवल के मैनेजर्स है, प्लानिंग के 4 मैनेजर्स हैं और प्रोडक्शन के 4 मैनेजर्स हैं। अब इनके अंडर लेबर काम कर रही होगी सारी, और जो भी लेबर है उनको कौन कौन ऑर्डर देगा? उनको प्लानिंग के 4 लोग ऑर्डर देंगे और उनको प्रोडक्शन के 4 लोग ऑर्डर देंगे, ठीक है। प्लानिंग में देखो मेरे पास कौन कौन आता है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। देखो, प्लानिंग वाले चारों क्या करेंगे? बैठ के अपने ऑफिस में एसी में आराम से मस्त बैठ के कॉपी पेन लेकर के प्लानिंग करेंगे, रूल्स रेगुलेशन सबको लिख कर देंगे। लिख कर किसको देंगे? प्रोडक्शन वालों को देंगे। प्रोडक्शन वाले लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे कि लेबर सब कुछ कर रही है। ये लोग लिख कर देंगे और ये लोग उसको एग्जीक्यूट करवाने में ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क सारे इंस्ट्रक्शन लिख कर देगा कि कैसे कैसे काम होना चाहिए, किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जैसे होता है ना, किसी भी, जैसे अगर टीवी भी अगर तुम लेते हो उसके साथ इंस्ट्रक्शंस आती है ना, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन
इंस्ट्रक्शंस बताएगा, ये रूट बताएगा। देखो फैक्ट्री में जो काम होता है वो एक सर्टेन प्रोसेस के थ्रू होता है, हर चीज का एक सर्टेन रूट होता है कि पहले तुम यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से कुछ रूट होता है, ठीक है। हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है कि पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। तो ये पूरा रूट बताएगा, पूरा प्रोसेस डिफाइन करेगा डिटेल में कि कब कब कैसे कैसे क्या क्या करना है और किसके लिए किसको जिम्मेदार होना चाहिए, वो सब बताएगा, ठीक है। टाइम कितना लगना चाहिए, कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए हर चीज के लिए, वो ये बताएगा। डिसिप्लिनरी रूल्स एंड रेगुलेशन, किसी ने गलती करी तो क्या, किसी ने छुट्टी करी तो क्या, किसी ने लड़ाई करी तो क्या, किसी ने अपनी जगह से उठ के उधर गया तो क्या, किसको क्या पेनल्टी मिलेगी, किसको क्या होगा, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ये बताएगा, लिखित तौर पे बताएगा। इन सभी चीजों को लिख के डिसाइड करके बता कौन रहा है, प्लानिंग वाले लोग बता किसको रहे हैं, प्रोडक्शन वाले लोगों को। तो प्रोडक्शन वाले लोग इसको इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। जैसे होता है ना हमारे देश का जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट लॉ पास कर देता है, वो लिखित में दे देता है कि ये करना है। पार्लियामेंट एक्चुअल में जाके सड़कों पे लॉ एग्जीक्यूट नहीं कराता, उसके लिए हमारे पास हमारे पुलिसमैन, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, एग्जीक्यूशन वाले लोग होते हैं, तो ये एग्जीक्यूशन करेंगे। जैसे इसने बताया कितने टाइम में काम होना चाहिए, ये स्पीड बॉस ध्यान रखिएगा कि उतने टाइम में वो काम पूरा हो रहा है, ठीक है। फिर मेरे पास आते हैं गैंग बॉस। गैंग बॉस पूरी गैंग का ध्यान रखता है, ठीक है। जितना भी सामान है वो सारी सामान हर जगह पे होना चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तो पूरी गैंग का, पूरी फैक्ट्री का ओवरऑल ये ध्यान रखता है कि हर चीज सही जगह पे है, कोई चीज खत्म तो नहीं हो गई। अगर कोई चीज खत्म हो गई तो वो ये लाके रख रहा है, ठीक है। सारे जितने भी हमारे रॉ मटेरियल्स वगैरह सब चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए, उसका ध्यान ये रखता है। अगर कोई भी रिपेयर करनी है तो उसका ध्यान ये रखता है। अगर किसी की लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, किसी को डांटना है, कोई टाइम पे नहीं आया, कोई यूनिफॉर्म में नहीं है, कोई कुछ कर रहा है, उन सब का ध्यान ये रखेगा। यानी ये रूल्स लिखित में बताएगा। अगर किसी ने लड़ाई करी, उसको फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए की पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी लगाएगा कौन, ये डिसाइड कौन करेगा कि लड़ाई किसने करी, ये बताएगा कौन, पेनल्टी कितनी है वो ये बताएगा, ठीक है ना। तो इंस्पेक्टर क्या करेगा, एज एन इंस्पेक्टर वो ध्यान रखेगा कि सब कुछ सही से चल रहा है। अगर किसी की गलती है तो उनको पकड़ के उनको पेनल्टी लगाएगा, ठीक है। तो ये टोटल मेरे 8 क्या हो गए जी, फोरमैन हो गए, 4 प्रोडक्शन में, 4 हो गए मेरे प्लानिंग में। ये चारों ही देखो, ये चारों कौन है, ये चारों फोरमैन्स है। ये चारों कौन है, फोरमैन्स है। ये चारों लोअर लेवल मैनेजर्स हैं और इनके अंडर लेबर काम कर रही है। लेबर को ये लोग ऑर्डर दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और लेबर से काम करवा रहे हैं। और ये सारा ही मेरा क्या है, ये क्या है, मेरा फंक्शनल फोरमैनशिप का टेक्निक है, प्रिंसिपल नहीं है, क्या है, टेक्निक है। प्रिंसिपल 4 थे, टेक्निक्स ये 7 है जिनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया फंक्शनल फोरमैनशिप। अगला आता है स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो देखो हर एक कंपनी में ना, जैसे बहुत सारी टी शर्ट्स एक कंपनी अगर बनाती है तो कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो एक ही टी शर्ट के, एक ही प्रिंट के कितने कलर बनाए, कितने साइज बनाए। अब देखो हंड्रेड्स ऑफ कलर, हंड्रेड्स ऑफ साइजेस अलग अलग बन सकते हैं, पर एक कंपनी सब नहीं बना सकती। हर कंपनी एक लिमिट लगा देती है कि मैं 3 ही साइज बनाऊंगी, 4 ही साइज बनाऊंगी, 4 ही कलर बनाऊंगी। क्यों, जितने ज्यादा साइज और कलर बनाओगे उतनी ज्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, उतना ज्यादा तुम्हारा पैसा ब्लॉक होगा, उतने ज्यादा लॉस तुम्हें ज्यादा हो सकते हैं। तो तुम्हें स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। तो स्टैंडर्डाइजेशन में तुम एक स्टैंडर्ड सेट कर दो कि अगर कोई भी रॉ मटेरियल इस स्टैंडर्ड का नहीं है, मैं उस रॉ मटेरियल को अपनी फैक्ट्री में आने ही नहीं दूंगा। अगर मेरा कोई भी कपड़ा इस स्टैंडर्ड का नहीं है तो उसको फैक्ट्री से बाहर जाने ही नहीं दूंगा। तुम एक स्टैंडर्ड सेट कर दोगे और जो भी चीज उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं करती तुम उसको उठा के डस्टबिन में डाल दोगे, तुम उसको अपनी फैक्ट्री में कहीं भी घूमने नहीं दोगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में तुम सिंप्लीफाई करोगे कि मैं 10 अलग अलग साइज नहीं बनाऊंगा, 10 अलग अलग कलर नहीं बनाऊंगा, 4 ही साइज बनाऊंगा, 4 ही कलर बनाऊंगा, ठीक है। अब स्टैंडर्डाइजेशन में जो तुम स्टैंडर्ड सेट करते हो, यूजुअली तुम इस तरीके से स्टैंडर्ड सेट करते हो कि तुम्हारा काम सिंप्लीफाई हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले क्या होता था, जो गाड़ियां होती थी ना, हर गाड़ी में ना अलग तरीके के पार्ट्स डलते थे जो कि दूसरी गाड़ी में नहीं डल सकते थे। तो हर गाड़ी के लिए एक कंपनी को हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स रखने पड़ते थे। लेकिन फिर क्या किया, धीरे धीरे गाड़ियों ने स्टैंडर्ड सेट करना शुरू कर दिया कि हम हर गाड़ी में वही पार्ट लगाएंगे जो पार्ट बाकी गाड़ियों में भी लग सके, सो दैट हमें हर गाड़ी के लिए अलग अलग पार्ट्स ना इकट्ठे करने पड़े। समझ रहे हो? तो तुमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, जो पार्ट 3-4 गाड़ियों में लग सकता है वही आएगा, बाकी पार्ट्स हम इस तरीके के बनाएंगे ही नहीं। इससे स्टैंडर्डाइजेशन भी हो गया, सिंप्लीफिकेशन भी हो गया कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स रखने ही नहीं पड़ेंगे, ठीक है। सो स्टैंडर्डाइजेशन में तुम एक स्टैंडर्ड सेट करते हो हर एक एक्टिविटी के लिए कि क्या रॉ मटेरियल, मशीनरी, प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा होगा, उसका एक स्टैंडर्ड सेट करते हो। सिंप्लीफिकेशन में अननेसेसरीली डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को तुम एलिमिनेट करते हो, अननेसेसरी लेबर कॉस्ट को कम करते हो, मशीन और टूल्स की कॉस्ट को कम करते हो, इन्वेंट्रीज कम हो जाती है, यूटिलाइजेशन और अच्छे से जो है हमारी हो जाती है रिसोर्सेज की, और टर्नओवर भी हमारी जो है सेल्स की टर्नओवर भी बढ़ने लग जाती है और हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज होने लग जाते हैं, ठीक है।
फिर आता है मेथड स्टडी। अब मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, जितने भी स्टडीज हैं, नाम से ही तुम्हें समझ आ जाएगा। मेथड स्टडी के बारे में जहां पर भी तुम्हें पूछा गया होगा या कोई भी केस स्टडी में अगर मेथड स्टडी के बारे में पूछा गया होगा, वो स्पेसिफिकली बताएगा वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है। तो वन बेस्ट मेथड हम मेथड स्टडी के अंदर निकालते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को करने के 4-5 मेथड हो सकते हैं। एक ऐसा मेथड होगा जो सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग, सबसे कम कॉस्ट कंज्यूमिंग होगा, हमें उस मेथड को ढूंढना है और उसी मेथड को यूज करना है, ऐसा इसने बोला। मोशन स्टडी कहता है कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो दिन भर में 4, 5, 7, 8 अलग अलग तरीके के मोशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर तुम्हें ईंटें लगानी है तो तुम उठोगे, सामान इधर से उधर लेकर आओगे, कोई चीज इधर लगाओगे, कोई चीज उधर लगाओगे, बैठोगे, चलोगे, भागोगे, अलग अलग मोशन करोगे। जितना ज्यादा मोशन करोगे उतनी ज्यादा थकावट होगी, उतनी ज्यादा ब्रेक लेनी पड़ेगी, उतना ज्यादा टाइम लगेगा, उतना ज्यादा एफिशिएंसी कम हो जाएगी तुम्हारी। अगर मैं मोशन को एलिमिनेट कर दूं, अगर मैं बोलूं तुम एक ही जगह पे बैठो और वहीं से सारा काम करते रहो, तुम्हें थकान नहीं होगी, तुम थकोगे नहीं तो ब्रेक नहीं लोगे, ब्रेक नहीं लोगे तो कम टाइम में ज्यादा काम करके दोगे। तो इसके अंदर टेलर ने अलग अलग मोशंस को देखा हर एम्प्लॉय के और उन मोशंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करी। तो मेथड स्टडी में क्या है, देखो अलग अलग मेथड हो सकते हैं, हमें एक बेस्ट मेथड ढूंढना है हर काम को करने का और उसी एक तरीके से हर काम को करना है। और ये मेथड स्टडी हर चीज पे अप्लाई होती है, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक भेजने तक, हर काम पे ये चीज अप्लाई होती है कि सबसे बेस्ट मेथड ढूंढो और उसी से काम करो। मोशन स्टडी के अंदर मैंने बोला कि तुम मोशन को स्टडी करो, जैसे कि लिफ्टिंग, पुटिंग द ऑब्जेक्ट, सिटिंग, चेंजिंग पोजीशन, हर मोशन को स्टडी करो और अननेसेसरीली मूवमेंट्स को तुम एलिमिनेट करो। जैसे कि टेलर ने क्या किया, जो अपने ब्रिक लेयरिंग का काम होता है, ईंटें लगाने का जो काम होता है, उसमें मोशंस को 18 से एलिमिनेट करके सिर्फ 5 पे ले आया टेलर, ठीक है। टाइम स्टडी में क्या बोला गया कि तुम हर चीज के लिए स्टॉप वॉच लगा के रखो, इस चीज को इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, और टाइम को मिनिमाइज करने की कोशिश करो, ठीक है, और टाइम को मिनिमाइज करने की कोशिश करो। स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेजरिंग डिवाइसेस। तुम स्टॉप वॉच लगा के रखो कि ये ना बहुत एफिशिएंट एम्प्लॉई है, ये बीच में ब्रेक नहीं लेता, ये बीच में आलस नहीं करता, रुकता नहीं है। अगर ये आलस ना करे तो कितने टाइम में एक प्रोडक्ट बना सकता है, तो वो तुम देखोगे और उसके बेस पे डिसाइड करोगे कि अच्छा एक प्रोडक्ट इसने 10 मिनट में बना दिया, मतलब 1 घंटे में 6 प्रोडक्ट बना सकता है, मतलब पूरे दिन में इतने प्रोडक्ट बना सकता है। उसके बेसिस पे तुम डिसाइड करोगे कि एक दिन में एक लेबर कितने प्रोडक्ट बनाएगी, ठीक है जी। फटीग स्टडी में तुम चेक करोगे कि देखो फटीग मतलब थकावट, हमारे एम्प्लॉयज थक जाते हैं अगर हम उनसे लगातार काम कराएंगे। अगर थके हुए एम्प्लॉय से मैं काम कराऊंगी, वो कम काम करके देगा, इससे अच्छा होगा मैं एम्प्लॉय को बीच में ब्रेक दे दूं, ये तो थक गया, ब्रेक ले, फिर पूरी पावर से काम शुरू कर दें। लेकिन अगर ब्रेक देती रहूंगी तो एम्प्लॉयज फिर धीरे धीरे आलसी होने लग जाएंगे। तो कितना ब्रेक दूं, कितनी बार ब्रेक दूं, कितने टाइम का ब्रेक दूं, ताकि एम्प्लॉय थके भी ना, उसकी थकावट भी दूर हो जाए, वो टाइम वेस्ट भी ना करे, आलस भी ना करे। तो वो स्टडी करते हैं हम फटीग स्टडी में कि कितने बार मुझे ब्रेक देनी है और कितनी टाइम की ब्रेक देनी है, रेस्ट इंटरवल देना है एक काम को करने के लिए, ठीक है। तो अगर कोई काम बहुत ज्यादा हैवी मैनुअल लेबर इन्वॉल्व करता है तो छोटे छोटे पॉज मुझे बीच बीच में देते रहने चाहिए ताकि मेरे एम्प्लॉयज की एनर्जी लेवल रिचार्ज हो सके, ठीक है। अब इन स्टडीज के बेसिस पर हम अपनी लास्ट टेक्निक लेकर आते हैं, विच इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो मान लो मैंने टाइम स्टडी करी, मैंने टाइम स्टडी करके डिसाइड ये चीज समझ लिया कि भैया जी तुम 1 घंटे में ना 10 प्रोडक्ट बना लेते हो। मैंने टाइम स्टडी करी स्टॉप वॉच वगैरह लगा के और मैंने ये समझा कि 1 घंटे में आसानी से 10 प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो मुझे समझ आया कि अगर एक एम्प्लॉय 6 घंटे काम करेगा तो वो 60 प्रोडक्ट बना देगा। तो मैं अपने एम्प्लॉयज को बोलूंगी कि भैया अगर तुमने मुझे 6 घंटे में 60 प्रोडक्ट बना दिए, ठीक है, या फिर 60 से ज्यादा प्रोडक्ट बना दिए, तो मैं तुम्हें कितना पैसा दूंगी, लेट्स से मैं तुम्हें दूंगी 10 रुपीज पर प्रोडक्ट। तो मैं तुम्हें एक प्रोडक्ट का 10 रुपए दूंगी। तो अगर तुमने 60 प्रोडक्ट बना दिए तो 60 इंटू 10 तुम 600 रुपए एक दिन में बना लोगे। पर मैं बोलूंगी अगर तुमने एक दिन में 60 प्रोडक्ट भी नहीं बनाए ना, अगर तुमने लेस देन 60 प्रोडक्ट्स बनाए, अगर तुमने लेस देन 60 प्रोडक्ट्स बनाए तो मैं तुम्हें कितना दूंगी, लेट्स से मैं तुम्हें दूंगी सिर्फ और सिर्फ 8 रुपीज पर प्रोडक्ट।
ठीक है। तो अब एक चीज देखो, अगर किसी बंदे ने 60 प्रोडक्ट बना दिए तो वो 60 इंटू 10 600 रुपए की जो है कमाई एक दिन में कर लेगा। पर अगर किसी एम्प्लॉय ने 60 प्रोडक्ट नहीं बनाए, लेट्स से अगर उसने 59 प्रोडक्ट भी बनाए तो भी उसको कितना मिलेगा? पर प्रोडक्ट 80 पर प्रोडक्ट 8 रुपीज मिलेगा, क्योंकि उसने 60 प्रोडक्ट नहीं बनाए। अगर 60 बनाए होते 600 रुपए पा लेता। 59 प्रोडक्ट बनाए तो 59 इंटू 8, उसको देखो कितना पैसा मिलेगा। 8 9 जा 72, 8 5 जा 47 हो गया ये, ठीक है। तो उसको सिर्फ 472 रुपीज मिलेंगे। तो अगर उसने एक प्रोडक्ट भी कम बनाया, तुम देखो कितना बड़ा नुकसान उसको हो रहा है यहाँ पे, उसको कितना ज्यादा बड़ा नुकसान यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के अंदर देखो क्या बोलता है हमारा एफडब्ल्यू टेलर। वो बोलता है कि तुम हर एम्प्लॉय को, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को अलग 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 तरीके का जो है पैसा दो। एफिशिएंसी कैसे डिसाइड होगी? टाइम स्टडी से, स्टॉप वॉच से, कि अगर एफिशिएंटली काम किया जाएगा तो एक दिन में 60 प्रोडक्ट बन जाएंगे, 6 घंटे में 60 प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो अगर तुम एफिशिएंट हो, 60 प्रोडक्ट बनाओ, 10 रुपए पर प्रोडक्ट के हिसाब से 600 रुपए लेकर जाओ। अगर तुम एफिशिएंट नहीं हो तो मैं तुम्हें, अगर तुमने 60 प्रोडक्ट से एक भी कम बनाया तो सिर्फ 8 रुपए पर प्रोडक्ट मैं तुम्हें देने वाला हूँ। 8 रुपए पर प्रोडक्ट के हिसाब से तुम्हारा पैसा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट पे तुम 2 रुपए लूज कर दोगे अगर 60 प्रोडक्ट तुमने नहीं बनाए, ठीक है। तो एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर के बीच में जो है डिफरेंशिएट करता है। इसमें याद रखना वो पनिशमेंट नहीं दे रहा, वो इनएफिशिएंट वर्कर्स को पनिशमेंट नहीं दे रहा है। ऐसा करके वो क्या कर रहा है? एफिशिएंट वर्कर्स को रिवॉर्ड कर रहा है बेटर परफॉर्मेंस के लिए। क्वेश्चन बोलता है कई बार कि क्या वो इनएफिशिएंट वर्कर्स को पनिशमेंट दे रहे हैं? नहीं, वो पनिशमेंट नहीं दे रहा किसी को। वो ये कह रहा है कि अगर तुमने बेटर काम किया तो बेटर पेमेंट मिलेगी, अगर बेटर काम नहीं किया तो नॉर्मल पेमेंट मिलेगी। वो ऐसा कह रहे हैं कि नॉर्मल 8 रुपए देते हैं, नॉर्मल 8 रुपए दे देंगे, पर अगर बेटर काम किया तो 10 रुपए देंगे। वो रिवॉर्ड दे रहे हैं अच्छे लोगों को, पनिशमेंट नहीं दे रहा बुरे लोगों को, ठीक है। दिस एनकरेजेस द वर्कर्स टू वर्क एफिशिएंटली बाय यूजिंग द साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स। देखिए हमें बात हो रही है एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब क्या था? कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्ट वो यहाँ पर बनाने की बात कर रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा ये सारे का सारा खत्म होता है चैप्टर नंबर 2। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को तुम लोग जो है मुझे बताओगे इसका आंसर टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो इसके बाद अगला आएगा अपना चैप्टर नंबर 3, जो कि हम अगली क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप तुम्हें पूरे का पूरा चैप्टर यहाँ पे समझ आया होगा। इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस अगले पूरे साल में हमारे चैनल पे आती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।